ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ महाराजा रणजीत सिंह ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। 18वीं और 19वीं सदी के हाथ से लिखा हुआ जो उस वक्त कातिब ने अपने हाथ से लिखा था ये वो है। या उन ड्रेसेस का जिक्र हो रहा है कि अगर रंजीत सिंह ही जाते हैं वो एरिया फतह हो जाता है, इसके ऊपर काम। सो जैसे आपने कहा कि इनको एक्वायर करना, उसके बाद इनको आप इकट्ठा करके समझना, एक एक वर्ड की डिटेल देखी तो वो संस्कृत में था और वो सारा जफरनामा फिर मैंने अपने नुस्खे में लिखा भी है। तब उसमें पता चलता है कि अगर वो इतनी देर हुकूमत रही 100 साल तो वो किस तरह रही। एक सेकुलर एनवायरनमेंट जो क्रिएट किया गया था, आज हम मजहबों की वजह से कैसे एक दूसरे के साथ कत्ल गारत में पड़े हुए हैं। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਔਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਰਨ ਨਦੀਮ ਅਤੇ ਸਈਦਾ ਸਨਾ ਗਿਲਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। सो आज कुछ जानकारी लेने दोनों ही मेहमान तो वेलकम टू प्रोग्राम। थैंक यू। सो सईदा जी आपसे बात शुरू करते हैं और थोड़ा सा बताइए आपका इंटरेस्ट इस तरफ कैसे पड़ा और क्यों पड़ा। सर मैंने जब मेरी पीएचडी का मतलब कोर्स वर्क मेरा ख़त्म हो गया उसके बाद मैंने रिसर्च करनी थी कि मेरा टाइटल वगैरह क्या होगा, तो जो मेरी सुपरवाइज़र है प्रोफेसर डॉक्टर फलीहा ज़हरा काज़मी, उन्होंने मुझे कहा कि हम इस टॉपिक पर काम करेंगे। तो जो मेरा रिसर्च वर्क है उसका टॉपिक है तवारीख सिखा मुल्क पंजाब व मालवा। ये ख़ती नुस्खा है। इस ख़ती नुस्खे में पंजाब और मालवा की तारीख है। इसमें मुख्तलिफ रंजीत सिंह के टाइम पीरियड के सियासी और सियासी ख़ानदानों का जिक्र किया गया है, जिसमें हर ख़ानदान की मुख्तलिफ डिटेल्स बताई गई, रंजीत सिंह की और इस तरह के जो डिफरेंट ख़ानदान हैं उनका जिक्र किया गया। इनके जो दौरान इन टाइम पीरियड के दौरान जो जंग हुई, इनकी रसूमात हैं, उन सब का इसमें डिटेल में ख़ती नुस्खे में डिटेल में जिक्र किया गया। और ये नुस्खा जो है वो 1811 का है और इसके जो वो कातिब हैं वो हैं खुशवक्त राय, उन्होंने ये नुस्खा लिखा है। तो इस पर मैं ये ख़ती नुस्खा मैं लिख रही हूँ अगर टाइप में थीसिस के लिए इस पर। और किरण जी आप किस सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी कि ख़ती नुस्खा है क्या, मतलब हमारे पास किस तरह ये आया जाता है, क्योंकि ये इस तरह नॉर्मल हमें किताब खाने से कहीं भी नहीं मिलता। इसके लिए प्रॉपर हमें अप्रूवल लेनी पड़ती है। मैम ने जब हमें कहा, उन्होंने हम स्पेशल सिर्फ उनकी वजह से हमें ख़ती नुस्खा मिला। और ख़ती नुस्खे की जो सबसे अहमियत है वो ये है कि ये उस वक्त का लिखा हुआ है। ये 18वीं और 19वीं सदी के हाथ से लिखा हुआ जो उस वक्त कातिब ने अपने हाथ से लिखा था ये वो है। और तब से अब तक बहुत बड़ी बात है कि थोड़ा बहुत हमारे लिए महफूज रह गया, क्योंकि उस वक्त की एक एक डिटेल, छोटी से छोटी डिटेल, किसने किसको क्या हुक्म दिया, कौन सा टाइम पीरियड चल रहा था, ये इसके अंदर मेरे ख़ती नुस्खा जो है ये तारीख़ पंजाब राजा रंजीत सिंह के आबा और अजदाद से लेकर दलीप सिंह की हुकूमत तक है। तो तकरीबन इसको 100 साल बनते हैं। 100 साल का हाथ का लिखा हुआ और उससे आगे से किसने उसको कंटिन्यू किया, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स इसके अंदर है। अगर हम इसके ऊपर काम ना करें, सबसे पहले तो ये आ जाता है अगर इसके ऊपर हम काम ना करें तो ये ज़ाया हो जाएगा। ये हमारी वो तारीख है जो हमारी जड़ें हैं। जब तक हम इसके ऊपर अपना इसको काम और इसको महफूज नहीं करेंगे तो तब तक ये हमारे पास नहीं रहेगा।
तो इसके ऊपर काम करने का जो मेन मकसद था वो यही था कि जो अपनी रूट्स हैं और अपनी हमारी जो कल्चर है उसको महफूज करना जी। और इसके अंदर मेरे नुस्खे के अंदर ये काफ़ी डिटेल में राजा रंजीत सिंह के आबाओ अजदाद से लेकर उसकी हुकूमत में आने, उसका अंग्रेज़ों से वो वहाँ तक के उनके मुआहदे, हर चीज़ उसके अंदर की डिटेल है जी। कि कहाँ से वो कभी भी किसी चीज़ से वो डरा नहीं। ओके। उसने कभी भी किसी चीज़ को ये नहीं कहा कि नहीं मैं ऐसे, किसी चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। राइट। तो वो जो चीज़ें हैं इसके अंदर इतनी डिटेल से बताई हुई हैं कि मतलब इसको पढ़ने का सच में पता चलता है कि अगर वो इतनी देर हुकूमत रही 100 साल तो वो किस तरह रही। राइट। उसके अंदर क्या उसके अंदर क्या उनका इंतज़ाम था, क्या हर चीज़ इसमें डिटेल से है। ओके, वेरी नाइस। उसके अलावा सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ ये फतूहात तक लिमिटेड है, इसके अलावा इसके अंदर इनके जितने ये त्यौहार है, दुसेरा है, बैसाखी है, अच्छा। इन सब का जिक्र है। ओके। तो वो साथ साथ ये चीज़ें, फिर नौनिहाल सिंह की शादी हुई श्याम सिंह के साथ, उनके श्याम सिंह की बेटी के साथ, जी। तो उनकी सारी डिटेल, Okay. कौन क्या लेके आया, उनके साथ कौन कौन लोग थे, उन्होंने क्या तहाइफ दिए, मतलब एक एक चीज़। और सबसे बड़ी अब तक की होने वाली पंजाब जी के अंदर बिल्कुल, जो कहते हैं जी अब तक जी, की ये सबसे महंगी शादी जो जी, है कही जाती है। कही जाती है, Right. बिल्कुल ऐसा ही। सो ये सारी चीजें जो हैं, ये मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं आपने कहाँ से एक्वायर की? क्या इजीली मिल गई नहीं सही, या कहाँ से ये मिली? बिल्कुल इजीली भी नहीं मिले, ये सिर्फ हमें मैम फीहा की वजह से ही हम तक आए और उनका ही था कि हम इनके ऊपर पंजाब की हिस्ट्री के ऊपर काम करेंगे। Right. और उन्होंने हमें ये पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, लेकिन ये इतने आप कह लें कि मुश्किल होते हैं कि इनको कोई हाथ नहीं लगाता। राइट। तो इनको कोई पढ़ना है, क्योंकि आप Condition भी देखेंगे उन्होंने जिनकी की, कंडीशन काफ़ी बिल्कुल। ख़राब है, पेज फटे हुए हैं और इस तरह से। और दूसरी बात ये कि ईरानी भी इनकी तरफ ज़्यादा नहीं आते, राइट। हालांकि वो पर्शियन के हैं, क्योंकि इसके अंदर जो अल्फाज है ना उनका इस्तेमाल फ़ारसी में भी है और पंजाबी में भी है और उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। ओके। तो इस एक तरह से इसके अंदर 4 से 5 ज़ुबानों, संस्कृत के भी लफ्ज़ हैं और इसके अलावा अच्छा। अरबी भी है। ओके। तो सो ये सारी लैंग्वेजेस जो सारी हैं, लैंग्वेज का एक मजमूआ है। Okay. इसके ऊपर काम करना आसान बिल्कुल भी नहीं है और हम Right. लोग अभी भी मैम को काफ़ी इसके ऊपर तंग करते हैं, क्योंकि हमें अब हमारे लिए भी नई चीज़ थी। राइट। आहिस्ता आहिस्ता सीखा है और इसके ऊपर काम किया। सो जैसे आपने कहा कि इनको एक्वायर करना, उसके बाद इनको आप इकट्ठा करके जी, समझना, जी। तो अभी आप क्या समझते हैं, क्या ज़रूरत क्या है आज के समय में? एडवांस ज़माना जो चल रहा है, आपने कहा कि विरासत को संभालने की जी। ज़रूरत है, तो क्या आपको इन चीज़ों में से आज के साथ जब हम इसको कंपेयर करते हैं, जी। व्हाट डू यू फील अबाउट इट कि उस समय का समा जो आज आपके सामने आ रहा है, वो समा एडवांस था, एक सेकुलर एनवायरनमेंट जो क्रिएट किया गया था, आज हम मजहबों की वजह से कैसे एक दूसरे के साथ कत्लो गारत में पड़े हुए हैं, पर ये सर, जब आप देखते जी, हैं टाइम, तो क्या आपको नजर आता है? सर हमें तो सिर्फ इसे सीखना चाहिए, क्योंकि अब रंजीत सिंह वो पंजाबी थे, जी। लेकिन उन्होंने अपने दरबार के अंदर मुसलमान भी थे, उनके दरबार में अंग्रेज भी थे, उनके दरबार में हिंदू भी थे, जी। तो तमाम मजहब के लोग थे। अब आप ये सबको देखें साथ उस लेके टाइम पे चलते सबको साथ लेके चलते थे। उस टाइम पे इन्होंने जो अपने, अब ये देखें कि वो लिखवाया हुआ है काम, हालांकि खुद उनकी मेरा ख्याल है कि स्टडी से वो इतना, लेकिन जितना उनका लगाव था जी। वो इतना कि उन्होंने उसको स्टडी को बहुत प्रमोट किया। उस टाइम पे कातबों को और लोगों को जो उस टाइम पे काम करते थे, ये अदबी काम करते थे, उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ओके। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी काविश थी इस चीज़ के अंदर कि वो इस चीज़ को आगे लेके चले। तो और क्या इस जो डॉक्यूमेंट्स आपने पढ़े हैं, जो इकट्ठे कर रहे हो, क्या और क्या सिग्निफिकेंस आपको नजर आती है इसमें? सर जब मैंने ये अपना जो मेरा तवारीख़ सिखा मुल्क पंजाब व मालवा नुस्खा, ये मेरे पास 2 नुस्खे हैं। अच्छा। जिसको मैंने एक नुस्खा असास बनाया है, एक नुस्खा फरी बनाया है। जी। सो जब नुस्खे की बात करते हैं तो मीन्स चैप्टर्स का आप जिक्र कर रहे हैं या क्या कहना है, क्या होता है नुस्खा मीन्स? नहीं मतलब पूरा एक मैन्युस्क्रिप्ट। ओके, पूरा पूरा एक एक ओके। अब जब मैंने नुस्खा फरी को देखा ना, मैं उसको पढ़ रही हूँ, उसको जब मेरी एंडिंग पे पहुंचा तो उसके एंड पे ना कुछ अशार थे। अच्छा। अब मुझे नहीं पता था कि ये अशार क्या हाँ, है। हाँ। फिर जब मैंने उसको रिसर्च की, मैंने पढ़ा उसको और वो सारा कुछ देखा, तो वो उसमें ज़फ़रनामा था। हाँ। उसमें ज़फ़रनामा बिल्कुल कंप्लीट लिखा हुआ है। उसमें कुछ में उर्दू के अशार भी आते हैं, संस्कृत के भी आते हैं, और वो संस्कृत के लिखे हुए थे, पर मैं कह रही ना ये फ़ारसी है, ना ये उर्दू है, ना ये पंजाबी है। राइट। फिर जब मैंने वो अशार जो था ना, उसको जब मैंने सर्च किया, देखा सारा, उसकी एक एक वर्ड की डिटेल देखी, तो वो संस्कृत में था। हाँ। और वो सारा ज़फ़रनामा फिर मैंने अपने नुस्खे में लिखा भी है। अच्छा। और अब आगे उस पर मज़ीद भी काम करूँगी मैं। राइट। और आपका किरण जी, जो आपने ये सारा प्रोजेक्ट जो है इसको जी। पूरा किया है,
उसमें से अगर कुछ हाइलाइट्स की बात करें, आपने जैसे पहले भी बात की उस जी। समय का क्या क्या हुआ वो इसमें लिखा गया है, जी बट सर। इससे क्या हम निकाल सकते हैं, जिसको कहते हैं क्रक्स निकालना हो तो क्या होगा? सर उसका तो यही है कि आपको ना सबसे पहले कि जो अपनी वही बात है कि अपनी विरासत और अपनी जड़ें उनको मजबूत करना सीखना चाहिए जी, अपनी हिस्ट्री से। राइट। काफ़ी चीज़ें हमारी अब वैसे नहीं रही, हम लोग काफ़ी चीज़ों में पीछे चले गए हैं जो उस टाइम पे, क्योंकि इतनी देर हुकूमत करना आसान नहीं था। तो उसमें कोई ना कोई पॉजिटिव, कोई ना कोई चीज़ें होगा। तो ज़रूर होंगी ना, जी, कि उनकी बिल्कुल। यूनिटी ऐसी थी राइट। कि यूनिटी इसमें बहुत ज़्यादा दिखाई गई है, क्योंकि राजा रणजीत सिंह तक की जो उनकी यूनिटी थी, उन्होंने अपना जिस तरह काम किया, एक एक चीज़ को जिस तरह हमें उससे ये सीखना चाहिए, राइट। ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि आजकल हम लोग काफ़ी इन्हीं चीज़ों की वजह से पीछे जा रहे हैं। जी। तो ये हमारा है कि हमें थोड़ा सा इसके ऊपर अपना काम करना चाहिए। अब जिस तरह से ये मैन्युस्क्रिप्ट है, इसको पढ़ना भी बहुत मुश्किल है, या इसको समझना भी बहुत मुश्किल है। हम लोग एक एक वर्ड पे ना तकरीबन 3-3, 4-4 दिन हमारे लग जाते हैं। अच्छा। अगर इस लफ्ज़ पे अड़ गए हैं ना, अच्छा। तो उस पे फिर क्योंकि वो कातिब के लिखने का स्टाइल कुछ इस तरह का होता है कि राइट। वो अब हम लोग पढ़ रहे हैं और कुछ जिस तरह ये थोड़ा खस्ता हाल का नुस्खा है, तो हमें नहीं समझ लगती कि ये नुस्खा क्या है। जिस तरह जी। कुछ नाम उस तरह के होते हैं, कुछ इंग्लिश के नाम आते हैं, पंजाबी के आते हैं, और जिस तरह मतलब जगहों के नाम आते हैं कि जो हम लोग लाहौर में रहते हैं और हमने वो जगहों के नाम नहीं सुने होते। राइट। तो मेरा जो खती नुस्खा है, उसमें मैंने कुछ ऐसे नाम पढ़े, जो मैंने उनको आगे सर्च किया, तो मैंने कहा ये तो अपने लाहौर के, पाकिस्तान के ये है नाम। ठीक है। तो मतलब बहुत कदीमी नाम उनके नुस्खे में है, जो हमें भी नहीं पता था। हाँ। और सर इसके फिर मैम ने हमें विजिट करवाया, हम लोग गए अच्छा। यहाँ पे फकीर फकीर खाना म्यूजियम गए, नौनिहाल की हवेली गए। अच्छा। तो इससे हमारा एक ये भी बहुत, उधर भी वहाँ पे जब हमने उनको बताया कि हम लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर उन्होंने हमें शाबाश किया कि बहुत अच्छा आप लोग बड़ी मेहनत वाला काम और कर रहे हैं। हमने अपने अपने खती नुस्खों में से ही अपने आर्टिकल्स अब लिखे। Okay. मैंने जैसे मेरा आर्टिकल पब्लिश होगा, मैंने इस दौर के ख़ानदानों के ज़िक्र पे मैंने आर्टिकल लिखा है। अच्छा। जितने ख़ानदानों का जिक्र किया गया जी। है, ज़िक्र ज़ुमान शाह, ज़िक्र बहाक सिंह और इस तरह के जितने भी ख़ानदान हैं, जी। उन पे मैंने अपना आर्टिकल लिखा। जी सर। तो अगेन वो जो आपने आर्टिकल्स लिखे हैं, जैसे इसमें से तो आप निकाल रहे हैं जो कुछ उस समय लिखा गया था, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन करके आप आगे ला रहे हैं कुछ, या जस्ट जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उनको ही आगे लेके आ रहे हैं? दोनों तरह से सर हम उसको आगे लेकर आ अच्छा। रहे हैं। ओके। तो सर मेरा जो आर्टिकल है वो इसी तरह इनके रस्म रवाज के, उस टाइम पे कौन कौन से रस्में थी और कौन से रवाज थे, अच्छा। और उसके मुताबिक वो मेरा आर्टिकल है। अच्छा, फेस्टिवल्स का आपने जिक्र किया कि जी। वो भी इसमें बताए गए हैं। तो आज अगेन हमने फेस्टिवल्स को भी सेग्रीगेट कर दिया है कि जी ईद जो है वो सिर्फ मुसलमान ही मनाएंगे, दिवाली जो है हिंदू मनाएंगे, या बंदी छोड़ दिवस जो है सिख मनाएंगे। तो उस समय का जो टाइम था उसके अंदर क्या ये इकट्ठे मनाते थे सब? जी सर, सब कुछ इकट्ठा था। इवन मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, 9 रोज होता है ईरानी त्यौहार, ओके। हाँ हाँ। इसमें उसका भी जिक्र है। जिक्र अच्छा। किया गया नौरोज से। जब Okay. हमने नौरोज नौरोज का। पढ़ा, हमने कहा ये तो ईरानियों का ईरानियों त्यौहार का है, तो इस त्यौहार। नुस्खे में, इतने अच्छा। कदीमी नुस्खे में नौरोज का भी जिक्र किया गया है। Right. कि मतलब हमें इससे पता चलता है कि वो कब से मनाया जा रहा है। Right. ईरानी शाहनामा का शाहनामा, हाँ, अच्छा। उसका भी शाहनामा का भी जिक्र किया गया Okay. है, और ईरान का जिक्र भी किया गया। और सबसे बाद जब हम त्यौहार पढ़ रहे थे, उनका इसमें तो नौरोज भी आ गए, ये साथ बैसाखी भी चल रहा है, दिवाली भी दिवाली चल भी रहा है, है, और दशहरा उसमें भी है। नौरोज भी अच्छा। आ गए। Wonderful. हर Very चीज़ nice. है। इवन आप ये देखिए बर्तनों की इकसाम, अच्छा। उस टाइम के कौन से बर्तन थे और जेवरात का इस्तेमाल, हर जेवर का नाम होगा इसके अंदर, ओके। जो तब के हैं। और मतलब इतनी ज़्यादा डिटेल इस चीज़ को पढ़ के वाकई एक आपको ना आप बहुत नई चीज़ है। राइट। सो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे गए थे, ये ब्रिटिशर्स की तरफ से लिखे गए, या उस समय जो हम कहते हैं कि जो लोकल उस समय जो राजा ने एम्प्लॉय किए हुए थे लोग थे, उनकी तरफ से लिखे? तो उसके बारे में जिक्र है? ये उन्हीं की तरफ, ये अच्छा। सब कुछ ये रणजीत सिंह का ही काम है। ओके। ये उन्होंने ही अपने कातिब की जो तब की हिस्ट्री है ना वो लिखे हुए हैं मुख्य। कहीं ये सारी रिसर्च के अंदर कोई गोल्डन टेम्पल का आता है? क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह जो है उन्होंने जो गोल्ड लगवाया था, गोल्डन टेम्पल अमृतसर जो है जी। उसके ऊपर उन्होंने जी। लगवाया, क्या उसका भी मेरा कहीं ख्याल जिक्र है, आता है? अच्छा। है। ओके। क्योंकि टनों के हिसाब से जो है वहाँ पे सोना सर इसमें लगवाया ऐसे गया। ही जिक्र, आप यकीन करें कि उन्होंने एक एक चीज़ कोहिनूर का भी इसके अंदर जिक्र अच्छा। था। तो ओके। इसके अंदर एक एक चीज़ इन्होंने इतनी ज़्यादा वो, और बिल्कुल डिटेल से कि अगर वो 20-20, 5-5 रुपए हैं तो उन्होंने वो भी मेंशन किए हैं। बिल्कुल Okay. एग्जैक्ट वो लिखी है, अमाउंट एग्जैक्ट है। वाह। वो किसी को नजराना दे रहे हैं, अच्छा। उसमें लिखा होगा 2 फील व अस, मतलब अस वाह। यानी घोड़ा, फील यानी हाथी। हाथी। तो वो इस तरह करके कि वो नजराने के तौर पे ये दे रहे हैं, Okay. या उसको किसी को वो अशरफियाँ दे रहे हैं, मतलब राइट।
अनाज दे रहे हैं, इस तरह की सही हम उन्होंने एग्जैक्ट लिखा हुआ है एग्जैक्ट Wow. अदद अमाउंट ना कि ये इतनी ये So इतनी basically it was a daily account of what was happening around. यस वाह, बहुत शुक्रिया आपका और थैंक यू कि आप ये रिसर्च कर रहे हैं और वो पुरानी विरासत को दोबारा उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेस. थैंक यू. थैंक यू सो मच. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਔਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਰਨ ਨਦੀਮ ਅਤੇ ਸਈਦਾ ਸਨਾ ਗਿਲਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ. ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ. सो आज कुछ जानकारी लेने दोनों ही मेहमान तो. वेलकम टू प्रोग्राम. थैंक यू. सो सईदा जी आपसे बात शुरू करते हैं और थोड़ा सा बताइए आपका इंटरेस्ट इस तरफ कैसे पड़ा और क्यों पड़ा. सर मैंने जब मेरी पीएचडी का मतलब कोर्स वर्क मेरा ख़त्म हो गया उसके बाद मैंने रिसर्च करनी थी कि मेरा टाइटल वगैरह क्या होगा. तो जो मेरी सुपरवाइज़र है प्रोफेसर डॉक्टर फलीहा ज़हरा काज़मी, उन्होंने मुझे कहा कि हम इस टॉपिक पर काम करेंगे. तो जो मेरा रिसर्च वर्क है उसका टॉपिक है तवारीख़ सिखा मुल्क पंजाब व मालवा. ये ख़ती नुस्खा है. इस ख़ती नुस्खे में पंजाब और मालवा की तारीख है. इसमें मुख्तलिफ रंजीत सिंह के टाइम पीरियड के सियासी ख़ानदानों का जिक्र किया गया है. इसमें हर ख़ानदान की मुख्तलिफ डिटेल्स बताई गई. रंजीत सिंह की और इस तरह के जो डिफरेंट ख़ानदान हैं उनका जिक्र किया गया. इनके जो दौरान इन टाइम पीरियड के दौरान जो जंग हुई, इनकी रसूमात हैं, उन सब का इसमें डिटेल में ख़ती नुस्खे में डिटेल में जिक्र किया गया. और ये नुस्खा जो है वो 1811 का है. और इसके जो वो कातिब हैं वो हैं खुशवक्त राय. उन्होंने ये नुस्खा लिखा है. तो इस पर मैं ये ख़ती नुस्खा मैं लिख रही हूँ और टाइप में थीसिस के लिए इस पर. बहुत खूब. और किरण जी आप किस सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी ख़ती नुस्खा है क्या, मतलब हमारे पास किस तरह ये आया जाता है. क्योंकि ये इस तरह नॉर्मल हमें किताब खाने से कहीं भी नहीं मिलता. इसके लिए प्रॉपर हमें अप्रूवल लेनी पड़ती है. मैम ने जब हमें कहा, उन्होंने हम स्पेशल सिर्फ उनकी वजह से हमें ख़ती नुस्खा मिला. और ख़ती नुस्खे की जो सबसे अहमियत है वो ये है कि ये उस वक्त का लिखा हुआ है. ये 18वीं और 19वीं सदी के हाथ से लिखा हुआ, जो उस वक्त कातिब ने अपने हाथ से लिखा था, ये वो है. और तब से अब तक बहुत बड़ी बात है कि थोड़ा बहुत हमारे लिए महफूज रह गया, क्योंकि उस वक्त की एक एक डिटेल, छोटी से छोटी डिटेल, किसने किसको क्या हुक्म दिया, कौन सा टाइम पीरियड चल रहा था, ये इसके अंदर मेरे ख़ती नुस्खा जो है ये तारीख़ पंजाब राजा रंजीत सिंह के आबा और अजदाद से लेकर दलीप सिंह की हुकूमत तक है. तो तकरीबन इसको 100 साल बनते हैं. 100 साल का हाथ का लिखा हुआ, और उससे आगे से किसने उसको कंटिन्यू किया, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स इसके अंदर है. अगर हम इसके ऊपर काम ना करें, सबसे पहले तो ये आ जाता है अगर इसके ऊपर हम काम ना करें तो ये ज़ाया हो जाएगा. ये हमारी वो तारीख है जो हमारी जड़ें हैं. जब तक हम इसके ऊपर अपना इसको काम और इसको महफूज नहीं करेंगे तो तब तक ये हमारे पास नहीं रहेगा. तो इसके ऊपर काम करने का जो मेन मकसद था वो यही था कि जो अपनी रूट्स हैं और अपनी हमारी जो कल्चर है उसको महफूज करें जी. और इसके अंदर मेरे नुस्खे के अंदर ये काफ़ी डिटेल में राजा रंजीत सिंह के आबा और अजदाद से लेकर उसकी हुकूमत में आने
उसका अंग्रेज़ों से वो वहाँ तक के उनके मुआहदे, हर चीज़ उसके अंदर की डिटेल है जी कि कहाँ से वो कभी भी किसी चीज़ से वो डरा नहीं। ओके उसने कभी भी किसी चीज़ को ये नहीं कहा कि नहीं मैं ऐसे किसी चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। राइट तो वो जो चीज़ें हैं इसके अंदर इतनी डिटेल से बताई हुई हैं कि मतलब इसको पढ़ने का सच में पता चलता है कि अगर वो इतनी देर हुकूमत रही 100 साल तो वो किस तरह रही, राइट उसके अंदर क्या उसके उनका अंदर इंतजाम क्या था, उनका क्या-क्या इंतज़ाम था, प्रोसेस? क्या हर चीज़ इसमें डिटेल से है। ओके वेरी नाइस उसके अलावा सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ ये फतूहात तक लिमिटेड है, इसके अलावा इसके अंदर इनके जितने त्यौहार है, दशहरा है, बैसाखी है, अच्छा। इन सब का जिक्र है। ओके तो वो साथ साथ ये चीज़ें फिर नौनिहाल सिंह की शादी हुई श्याम सिंह के साथ उनके श्याम सिंह की बेटी के साथ, जी तो उनकी सारी डिटेल ओके किस कौन क्या लेके आया, उनके साथ कौन कौन लोग थे, उन्होंने क्या तहाइफ दिए, राइट मतलब एक एक चीज़। और सबसे बड़ी अब तक की होने वाली पंजाब जी के अंदर जो बिल्कुल कहते हैं जी अब तक जी, की ये सबसे महंगी शादी जो जी, है कही जाती है कही जाती है, Right. बिल्कुल ऐसा ही। सो ये सारी चीजें जो हैं ये मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं आपने कहाँ से एक्वायर की, क्या इजीली मिल गई नहीं सही, या कहाँ से ये मिली? बिल्कुल इजीली भी नहीं मिले, ये सिर्फ हमें मैम फीहा की वजह से ही हम Okay. तक आए, और उनका ही था कि हम इनके ऊपर पंजाब की हिस्ट्री के ऊपर काम करेंगे। Right. और उन्होंने हमें ये पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, लेकिन ये इतने आप कह लें कि मुश्किल होते हैं कि इनको कोई हाथ नहीं लगाता, राइट तो इनको कोई पढ़ना है, क्योंकि आप Condition भी देखेंगे इन्होंने कि इनकी इनकी कंडीशन काफ़ी बिल्कुल। ख़राब है, पेज हम्म। फटे हुए हैं और इस तरह से। और दूसरी बात ये कि ईरानी भी इनकी तरफ ज़्यादा नहीं आते, राइट हालांकि वो पर्शियन के हैं, क्योंकि इसके अंदर जो अल्फाज है ना उनका इस्तेमाल फ़ारसी में भी है और पंजाबी में भी है और उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। ओके इस एक तरह से इसके अंदर 4 से 5 ज़ुबानों संस्कृत संस्कृत। संस्कृत के भी लफ्ज़ हैं कुछ और इसके अलावा अच्छा। अरबी भी है। ओके सो तो ये सारी लैंग्वेजेस जो सारी हैं लैंग्वेज का एक उनकी मजमूआ है, ओके। इसके ऊपर काम करना आसान बिल्कुल भी नहीं है। और हम Right. लोग अभी भी मैम को काफ़ी इसके ऊपर तंग करते हैं, क्योंकि हमें अब हमारे लिए भी नई चीज़ थी, राइट आहिस्ता आहिस्ता सीखा है और इसके ऊपर काम। सो जैसे आपने कहा कि इनको एक्वायर करना उसके बाद इनको आप इकट्ठा करके जी। समझना, जी तो अभी आप क्या समझते हैं क्या जरूरत क्या है आज? डिफरेंट खानदान थे उनका जिक्र किया कि इनके जो दौरान इनके एंट्री के दौरान जो जंग हुई, इनकी रसूमात हैं, उन सब का इसमें डिटेल में खती नुस्खे में डिटेल अच्छा। में जिक्र किया गया। और ये नुस्खा जो है वो 1811 का है, ओके और इसकी जो वो कातिब हैं वो हैं खुशवक्त राय, उन्होंने ये नुस्खा लिखा है। ओके तो इस पर मैं ये खती नुस्खा मैं लिख रही हूँ और टाइप में थीसिस के लिए इस पर अच्छा बहुत खूब। और किरण जी आप किस सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि खती नुस्खा है क्या, मतलब Okay. हमारे पास किस तरह ये आया जाता है, जी। क्योंकि ये इस तरह नॉर्मल हमें किताब खाने से कहीं भी नहीं मिलता। इसके Okay. लिए प्रॉपर हमें अप्रूवल लेनी पड़ती है। हम्म। मैम ने जब हमें कहा, उन्होंने हम स्पेशल सिर्फ उनकी वजह से हमें खती नुस्खा मिला। और खती नुस्खे की जो सबसे अहमियत है वो ये है कि ये उस वक्त का लिखा हुआ है। ओके ये 18वीं और 19वीं सदी के हाथ से लिखा हुआ, जो उस वक्त कातिब ने अपने हाथ से लिखा था, ये जी। वो है। ओके और तब से अब तक बहुत बड़ी बात है कि थोड़ा बहुत हमारे लिए महफूज रह गया, क्योंकि उस वक्त की एक एक डिटेल, छोटी से छोटी डिटेल, किसने किसको क्या हुक्म दिया, कौन सा टाइम पीरियड चल रहा था, ये इसके अंदर मेरे खती नुस्खा जो है ये तारीख पंजाब राजा रंजीत सिंह के आबाओ और अजदाद से लेकर दलीप सिंह की हुकूमत तक है। ओके तो तकरीबन इसको 100 साल बनते हैं, 100 साल का हाथ का लिखा हुआ, और उससे आगे से किसने उसको कंटिन्यू किया, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स इसके अंदर है। बहुत खूब। अगर हम इसके ऊपर काम ना करें, सबसे पहले तो ये आ जाता है, अगर इसके ऊपर हम काम ना करें तो ये ज़ाया हो जाएगा। जी। ये हमारी वो तारीख है जो हमारी जड़ें हैं। जब तक हम इसके ऊपर अपना इसको काम और इसको महफूज नहीं करेंगे तो तब तक ये हमारे पास नहीं रहेगा। राइट तो इसके ऊपर काम करने का जो मेन मकसद था वो यही था कि जो अपनी रूट्स हैं और अपनी हमारी जो कल्चर है उसको महफूज करना। जी और इसके अंदर मेरे नुस्खे के अंदर ये काफ़ी डिटेल में राजा रंजीत सिंह के आबाओ अजदाद से लेकर उसकी हुकूमत में आने, उसका अंग्रेज़ों से वो वहाँ तक के उनके मुआहदे, हर चीज़ उसके अंदर की डिटेल है जी कि कहाँ से वो कभी भी किसी चीज़ से वो डरा नहीं। ओके उसने कभी भी किसी चीज़ को ये नहीं कहा कि नहीं मैं ऐसे, किसी चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। राइट तो वो जो चीज़ें हैं इसके अंदर इतनी डिटेल से बताई हुई हैं कि मतलब इसको पढ़ने का सच में पता चलता है कि अगर वो इतनी देर हुकूमत रही 100 साल तो वो किस तरह रही, राइट उसके अंदर क्या उसके उनका अंदर इंतजाम क्या था, उनका क्या-क्या इंतज़ाम था, प्रोसेस? क्या हर चीज़ इसमें डिटेल से है। ओके वेरी नाइस उसके अलावा सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ ये फतूहात तक लिमिटेड है, इसके अलावा इसके अंदर इनके जितने त्यौहार है, दशहरा है, बैसाखी है, अच्छा। इन सब का जिक्र है। ओके तो
वो साथ साथ ये चीजें, फिर नौनिहाल सिंह की शादी हुई श्याम सिंह के साथ, उनके श्याम सिंह की सॉरी बेटी के साथ, जी। तो उनकी सारी डिटेल Okay. कौन क्या लेके आया, उनके साथ कौन कौन लोग थे, उन्होंने क्या तहफ़ दिए, Right. मतलब एक एक चीज। और सबसे बड़ी अब तक की होने वाली पंजाब जी के अंदर जो बिल्कुल, कहते हैं जी अब तक जी, की ये सबसे महंगी शादी जो जी, है कही जाती है। कही जाती है, Right. बिल्कुल ऐसा ही। सो ये सारी चीजें जो हैं, ये मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं, आपने कहाँ से एक्वायर की? क्या इजीली मिल गई नहीं सर, या कहाँ से ये मिली? बिल्कुल इजीली भी नहीं मिले, ये सिर्फ हमें मैम फीहा की वजह से ही हम Okay. तक आए, और उनका ही था कि हम इनके ऊपर पंजाब की हिस्ट्री के ऊपर काम करेंगे। Right. और उन्होंने हमें ये पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, लेकिन ये इतने आप कह लें कि मुश्किल होते हैं कि इनको कोई हाथ नहीं लगाता। Right. तो इनको भी पढ़ना है, क्योंकि आप Condition भी देखेंगे हमें जी इनकी कंडीशन काफी बिल्कुल। खराब है, पेज फटे हुए हैं और इस तरह से। और दूसरी बात ये कि ईरानी भी इनकी तरफ ज्यादा नहीं आते, Right. हालांकि वो पर्शियन के हैं, क्योंकि इसके अंदर जो अल्फाज है ना, उनका इस्तेमाल फारसी में भी है और पंजाबी में भी है और उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। Okay. इस एक तरह से इसके अंदर 4 से 5 जुबानों, संस्कृत। संस्कृत के भी लफ्ज हैं कुछ और इसके अलावा अच्छा। अरबी भी है। Okay. तो So ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं सारी वो लैंग्वेज का एक रखी हुई मजमूआ है। Okay. इसके ऊपर काम करना आसान बिल्कुल भी नहीं है, और हम Right. लोग अभी भी मैम को काफी इसके ऊपर तंग करते हैं, क्योंकि हमें अब हमारे लिए भी नई चीज है, Right. आहिस्ता आहिस्ता सीखा है और इसके ऊपर काम। सो जैसे आपने कहा कि इनको एक्वायर करना, उसके बाद इनको आप इकट्ठा करके जी, समझना, जी। तो अभी आप क्या समझते हैं, क्या जरूरत क्या है आज के समय में? एडवांस जमाना जो चल रहा है, आपने कहा कि विरासत को संभालने की जी। जरूरत है, तो क्या आपको इन चीजों में से आज के साथ जब हम इसको कंपेयर करते हैं, जी, व्हाट डू यू फील अबाउट इट, कि उस समय का समा जो आज आपके सामने आ रहा है, वो समा एडवांस था, एक सेकुलर एनवायरनमेंट जो क्रिएट किया गया था, आज हम मजहबों की वजह से कैसे एक दूसरे के साथ कत्लो गारत में पड़े हुए हैं, पर ये जब आप देखते हैं टाइम, तो क्या आपको नजर आता है? सर हमें तो सिर्फ इसे सीखना चाहिए, क्योंकि अब रंजीत सिंह वो पंजाबी थे, जी। लेकिन उन्होंने अपने दरबार के अंदर मुसलमान भी थे, उनके दरबार में अंग्रेज भी थे, उनके दरबार में हिंदू भी थे, जी। तो तमाम मजहब के लोग थे। अब आप ये देखिए, सबको उस साथ टाइम लेके पे सबको साथ लेके चलते थे। उस टाइम पे इन्होंने जो अपने, अब ये देखें कि वो लिखवाया हुआ काम, हालांकि खुद उनकी मेरा ख्याल है कि स्टडी से वो इतना, लेकिन जितना उनका लगाव था जी। वो इतना कि उन्होंने उसको स्टडी को बहुत प्रमोट किया। उस टाइम पे कातबों को और लोगों को जो उस टाइम पे काम करते थे, ये अदबी काम करते थे, उनको उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। Okay. तो ये उनकी एक बहुत बड़ी काविश थी इस चीज के अंदर कि वो इस चीज को आगे लेके चले। तो और क्या इस जो डॉक्यूमेंट्स आपने पढ़े हैं, जो इकट्ठे कर रहे हो, क्या और क्या सिग्निफिकेंस आपको नजर आती है इसमें? सर जब मैंने ये अपना जो मेरा तवारीखी सीखा मुल्क पंजाब का मालवा नुस्खा, ये मेरे पास 2 नुस्खे हैं। अच्छा। जिसको मैंने एक नुस्खा सास बनाया है, एक नुस्खा फरी बनाया है। जी। सो जब नुस्खे की बात करते हैं, मींस चैप्टर्स का आप जिक्र कर रहे हैं, या क्या कहना है, क्या होता है नुस्खा मींस? नहीं मतलब पूरा एक मैन्यूस्क्रिप्ट। ओके, पूरा पूरा एक एक ओके। अब जब मैंने नुस्खा फरी को देखा है, मैं उसको पढ़ रही हूँ, उसको जब मेरी एंडिंग पे पहुंचा तो उसके एंड पे ना कुछ अशार थे। अच्छा। अब मुझे नहीं पता था कि ये अशार क्या हाँ, है। हाँ। फिर जब मैंने उसको रिसर्च की, मैंने पढ़ा उसको और वो सारा कुछ देखा, तो वो उसमें जफरनामा था। हाँ। उसमें जफरनामा बिल्कुल कंप्लीट लिखा हुआ है। उसमें कुछ में उर्दू के अशार भी आते हैं, संस्कृत के भी आते हैं, और वो संस्कृत के लिखे हुए थे, पर मैं कह रही ना ये फारसी है, ना ये उर्दू है, ना ये पंजाबी है। राइट। फिर जब मैंने वो अशार जो था ना, उसको जब मैंने सर्च किया, देखा सारा, उसकी एक एक वर्ड की डिटेल देखी, तो वो संस्कृत में था। हाँ। और वो सारा जफरनामा फिर मैंने अपने नुस्खे में लिखा भी है। अच्छा। और अब आगे उस पर मजीद भी काम करूँगी मैं। राइट। और आपका किरण जी, जो आपने ये सारा प्रोजेक्ट जो है इसको जी। पूरा किया है, उसमें से अगर कुछ हाइलाइट्स की बात करें, आपने जैसे पहले भी बात की उस जी। समय का क्या क्या हुआ वो इसमें लिखा गया है, जी बट इससे क्या हम निकाल सकते हैं, जिसको कहते हैं क्रक्स निकालना हो, तो क्या होगा? सर उसका तो यही है कि आपको ना सबसे पहले कि जो अपनी वही बात है कि अपनी विरासत और अपनी जड़ें उनको मजबूत करना सीखना चाहिए जी। अपनी हिस्ट्री से। राइट। काफ़ी चीज़ें हमारी अब वैसे ही नहीं रही, हम लोग काफ़ी चीज़ों में पीछे चले गए हैं जो उस टाइम पे, क्योंकि इतनी देर हुकूमत करना आसान नहीं था। तो उसमें कोई ना कोई पॉजिटिव, कोई ना कोई चीज़ें तो जरूर होंगी ना, जी, क्योंकि बिल्कुल। यूनिटी ऐसी थी राइट। कि यूनिटी इसमें बहुत ज्यादा दिखाई दी है। लेकिन राजा रंजीत सिंह तक
कि जो उनकी यूनिटी थी, उन्होंने अपना जिस तरह काम किया, एक एक चीज को जिस तरह हमें उससे ही सीखना चाहिए। राइट ये जो चीजें हैं, क्योंकि आजकल हम लोग काफी इन्हीं चीजों की वजह से पीछे जा रहे हैं, जी। तो ये हमारा है कि हमें थोड़ा सा इसके ऊपर अपना काम करना चाहिए। अब जिससे सर ये मैन्युस्क्रिप्ट है, इसको पढ़ना भी बहुत मुश्किल है, Yeah. इसको समझना भी बहुत मुश्किल है। हम लोग एक एक वर्ड पे ना तकरीबन 3-4 दिन हमारे लग जाते हैं। अच्छा। अगर इस लफ्ज़ पे अड़ गए हैं ना, अच्छा। तो उस पे फिर क्योंकि वो कातिब के लिखने का स्टाइल कुछ इस तरह का होता है कि राइट वो अब हम लोग पढ़ रहे हैं और कुछ इस तरह ये थोड़ा खस्ता हाल का नुस्खा है, तो हमें नहीं समझ लगती कि ये नुस्खा क्या है। जैसे जी। कुछ नाम उस तरह के होते हैं, कुछ इंग्लिश के नाम आते हैं, हम्म। पंजाबी के आते हैं, और जिस तरह मतलब पूरी जगहों के नाम आते हैं हम्म। कि जो हम लोग लाहौर में रहते हैं, हमने वो जगहों के नाम सुने नहीं नहीं सुने थे। राइट तो मेरा जो खती नुस्खा है उसमें मैंने कुछ ऐसे नाम पढ़े, जो मैंने उनको आगे सर्च किया तो मैंने कहा ये तो अपने लाहौर के पाकिस्तान के ये है नाम, ठीक है। तो मतलब बहुत कदीमी नाम उनके नुस्खे में है जो हमें भी नहीं पता था। हाँ और सर इसके फिर मैम ने हमें विजिट करवाया। हम लोग गए अच्छा। यहाँ पे फकीर फकीर खाना म्यूजियम गए, नौनिहाल की हवेली गए। अच्छा तो इससे हमारा एक ये भी बहुत, उधर भी वहाँ पे जब हमने उनको बताया कि हम लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर उन्होंने हमें Right. शाबाश किया कि बहुत अच्छा आप लोग बड़ी मेहनत वाला काम और कर रहे हैं। हमने अपने सर ये अपने खती नुस्खों में से ही अपने आर्टिकल्स अब लिखे हैं। Okay. मैंने जैसे मेरा आर्टिकल पब्लिश होगा, मैंने इस दौर के खानदानों के जिक्र पे मैंने आर्टिकल लिखा है। अच्छा जितने खानदानों का जिक्र किया गया जी। है, जिक्र जुमान शाह, जिक्र बहाक सिंह और इस तरह के जितने भी खानदान हैं, जी। उन पे मैंने अपना आर्टिकल आर्टिकल लिखा है। लिखा। जी सर। तो अगेन वो जो आपने आर्टिकल्स लिखे हैं, जैसे इसमें से तो आप निकाल रहे हैं जो कुछ उस समय लिखा गया था, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन करके आप आगे ला रहे हैं कुछ, या जस्ट जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उनको ही आगे लेके आ रहे दोनों तरह से सर हम दोनों उसको तरह आगे से। लेकर आ अच्छा। रहे हैं। हैं? ओके तो सर अब मेरा जो आर्टिकल है वो इसी तरह इनके रस्म रवाज के, उस टाइम पे कौन कौन से रस्में थी और कौन से रवाज थे, अच्छा और उसके मुताबिक वो मेरा आर्टिकल है। अच्छा फेस्टिवल्स का आपने जिक्र किया कि जी। वो भी इसमें बताए गए हैं, तो आज अगेन हमने फेस्टिवल्स को भी सेग्रीगेट कर दिया है कि जी ईद जो है वो सिर्फ मुसलमान ही मनाएंगे, दिवाली जो है हिंदू मनाएंगे, या बंदी छोड़ दिवस जो है सिख मनाएंगे। तो उस समय का जो टाइम था उसके अंदर क्या ये इकट्ठे मनाते थे सब? जी सर, सब कुछ इकट्ठा था। इवन मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, नौरोज होता है ईरानी त्योहार, ओके हाँ हाँ इसमें उसका भी जिक्र है। जिक्र अच्छा। किया गया नौरोज से। जब ओके। हमने नौरोज नौरोज का। पढ़ा, हमने कहा ये तो ईरानियों का ईरानियों त्योहार का है, तो इस त्योहार। नुस्खे में इतने अच्छा। कदीमी नुस्खे में नौरोज का भी जिक्र किया गया है। कि मतलब हमें इससे पता चलता है कि वो कब से मनाया जा रहा है। ईरानी शहनामा ईरानी का शहनामा, हाँ अच्छा। उसका भी शहनामा का भी जिक्र किया गया ओके है, और ईरान का जिक्र भी किया गया। सबसे बाद जब हम त्योहार पढ़ रहे थे, उनका इसमें तो नौरोज भी आ गई, ये साथ में साथ ईद भी चल रहा है, दिवाली भी दिवाली चल भी रहा है, है, और उसमें दशहरा हमारा भी है। नौरोज भी अच्छा। आ गया। वंडरफुल हर वेरी चीज नाइस। है। इवन आपने देखे बर्तनों की इकसाम, अच्छा उस टाइम के कौन से बर्तन थे और जेवरात का इस्तेमाल, हर जेवर का नाम होगा इसके अंदर ओके जो तब के हैं। और मतलब इतनी ज्यादा डिटेल इस चीज को पढ़ के वाकई एक आपको ना आप बहुत नई चीज है। राइट। सो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे गए थे, ये ब्रिटिशर्स की तरफ से लिखे गए, या उस समय जो हम कहते हैं कि जो लोकल उस समय जो राजे ने एम्प्लॉय किए थे लोग थे उनकी तरफ से लिखे, तो उसके बारे में जिक्र है? ये उन्हीं की तरफ, ये सब अच्छा। कुछ ये रणजीत सिंह का ही काम है। ओके ये उन्होंने ही अपने कातिब की जो तब की हिस्ट्री है ना वो लिखे हुए हैं मुख्य। कहीं ये सारी रिसर्च के अंदर कोई गोल्डन टेम्पल का आता है? क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह जो है उन्होंने जो गोल्ड लगवाया था, गोल्डन टेम्पल अमृतसर जो है जी। उसके ऊपर उन्होंने जी। लगवाया, क्या उसका भी मेरा कहीं ख्याल जिक्र है आता है? जिक्र अच्छा। सर है। जी। ओके, क्योंकि टनों के हिसाब से जो है वहाँ पे जी, सोना सर इसमें लगवाया ऐसे गया। ही जिक्र, आप यकीन करें कि उन्होंने एक एक चीज कोहिनूर का भी इसके अंदर जिक्र अच्छा किया। तो ओके इसके अंदर एक एक चीज इन्होंने इतनी ज्यादा वो, और बिल्कुल डिटेल से कि अगर वो 20-20 5-5 रुपए हैं तो उन्होंने वो भी मेंशन किए हैं। बिल्कुल ओके। एग्जैक्ट वो लिखी है, अमाउंट जिससे एग्जैक्ट है। वाह वो किसी को नजराना दे रहे हैं, अच्छा उसमें लिखा होगा 2 फील व अस, मतलब अस वाह। यानी घोड़ा, फील यानी हाथी। हाथी। तो वो इस तरह करके कि वो नजराने के तौर पे ये दे रहे हैं, ओके या उसको किसी को वो अशरफियाँ दे रहे हैं, मतलब राइट अनाज दे रहे हैं, इस तरह करके सही हम उन्होंने एग्जैक्ट लिखा हुआ है। एग्जैक्ट Wow. अदद अमाउंट ना कि ये इतनी सो बेसिकली इट वाज अ डेली अकाउंट ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड। यस। वाह, बहुत शुक्रिया आपका, और थैंक यू कि आप ये रिसर्च कर रहे हैं और वो पुरानी विरासत को दोबारा उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। वंस अगेन वेलकम बैक। मेरे नाल मेहमान ने साडे डॉक्टर फलीहा ज़हरा काज़मी जिहड़े कि हेड ने पर्शियन डिपार्टमेंट लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, डीन इस्लामिक ਅਤੇ ओरिएंटल लर्निंग, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स लाहौर,
ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟ ਡਾਕਟਰਲ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਹਿਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਔਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸੇ ਲਾया हुआ है कि उन्होंने अपनी विरासत नाल जोड़ रहे हो, सो थैंक यू फॉर दैट। सो थोड़ा सा हमें बताइए कि ये जो आपका डिपार्टमेंट है इसका क्या फोकस क्या है, और खास तौर के ऊपर जो पंजाब के ऊपर और पुराना हमारा जो पंजाब का इतिहास है उससे जो आप जोड़ रहे हैं, तो ये कैसे सब कुछ शुरू हुआ? देखिए जी, 2008 में हमारा डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी में बनाया गया था, और उसकी जो पायनियर थी वो भी मैं ही थी। तो मकसद से यही था कि पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान की एक पहचान है वो इसकी अपनी हिस्ट्री और कल्चर के हवाले से, अपनी लैंग्वेज के हवाले से हो। तो हमने डिपार्टमेंट तो पर्शियन डिपार्टमेंट था, लेकिन इस डिपार्टमेंट में हमने एक रिसर्च जर्नल शुरू किया जो इंटरनेशनली अप्रूव्ड है, अमेरिका से भी और HEC से भी और ईरान से भी। और उसमें हम ओवरऑल जो पर्शियन से रिलेटेड हिस्ट्री है, आर्ट है, कल्चर है, उसको प्रमोट करते हैं और पर्शियन में करते हैं। तो जब हमने ये डिपार्टमेंट बनाया तो उस वक्त इब्तदा में हम सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज पे काम कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हमने रिसर्च करना शुरू की और हमारी कोलैबोरेशंस बढ़ी, जिसमें एक हमारी कोलैबोरेशन इस्लामिया कॉलेज के साथ भी थी, तो हमें ये ज़्यादा एहसास हुआ कि हमें पंजाब की हिस्ट्री पे ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी इंडिजिनस टॉपिक था जिसके ऊपर आज तक कभी भी ना ईरान में काम हुआ था, ना इंडिया में हुआ था, ना अफगानिस्तान, कहीं पे भी हुआ था। तो उसमें डॉक्टर अख्तर सिंधु साहब ने हमें काफी सपोर्ट किया, और उसके बाद हमने ये एक नया डोर ओपन किया, और उससे ये फायदा हुआ कि जो पंजाब की हिस्ट्री, स्पेशली सिख टाइम पीरियड, जो सिख डायनेस्टी की थी, जिसके ऊपर कभी भी किसी ने कोई काम नहीं किया था, जबकि उस दौर में हमारा जितना भी लिटरेचर है, जितना हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे के सारे पर्शियन लैंग्वेज के थे। उनको हमने प्रमोट करना शुरू किया, और उससे ये बेनिफिट हुआ कि आप देखें इस टाइम ईरान में इसके ऊपर फोकस होना शुरू हो गया है, इंडिया में होना शुरू हो गया। इत्तफाकन कोविड का टाइम था, हमने बहुत सारी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस करवाई, और कॉन्फ्रेंसेस में हमने लोगों को ये बताया कि जो सब कॉन्टिनेंट की एक इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड है वो सिख डायनेस्टी का है, और उसका जितना भी आपको अगर आर्ट के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपको उसके लिटरेचर के हवाले से लेनी है, हिस्ट्री के हवाले से लेनी है, तो आपको ओरिजिनल सोर्सेज की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि पर्शियन में लिखे गए हैं, सिख टाइम पीरियड में लिखे गए हैं, गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट किया है, और वो उस टाइम की हिस्ट्री को ओपन करने में हमें बड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर हमने ये ना किया तो ये एक ऐसा कॉर्नर रह जाएगा हिस्ट्री का जिसके ऊपर काम होने से रह जाएगा। तो उसी वजह से फिर हमने मुख्तलिफ जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे उस टाइम के, उसके ऊपर काम करवाया। वंडरफुल। मेरे आपसे पहले जो बात हुई दो बच्चों से, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि कैसे ये मैन्युस्क्रिप्ट्स आप इकट्ठे किया, उसके बाद उसको एनालाइज कर रहे हैं, और देन यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग आउट द बेस्ट, कि कैसे हम उस इतिहास को आज के समय में आगे लेके आ सके। सो ये जो सब कुछ चल रहा है, तो कितना आपको मुश्किल है ये मैन्युस्क्रिप्ट्स को अक्वायर करना, और कैसे आप इन बच्चों को खास तौर के ऊपर प्रेर रहे हैं, गिविंग देम एन इंस्पिरेशन दैट कम टू दिस साइड? देखिए जी, ये ना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम होता है। आपको पता है कि जब आप हिस्ट्री को ओपन करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं जो आपके सामने आ जाते हैं। हमें भी बहुत सारे हैं, जिसमें हमें जब मैन्युस्क्रिप्ट लेना होता है तो वो बड़ा एक डिफ़िकल्ट इशू होता है, और फिर जाहिर है उसके लिए हमें बहुत सारे फाइनेंसेस भी चाहिए होते हैं, जिसमें कुछ हमें यूनिवर्सिटी सपोर्ट करती है। और अब जब हमने ये काम करना शुरू किया तो कुछ हमारे दोस्त अहबाब, जैसे कनाडा से हमें कुछ लोग इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। वो पाराई सिंह साहब का एक इसमें बड़ा अहम नाम है, वो सब लोग फिर हमें हेल्प करने के लिए आए। तो उसी वजह से हमने ये किया कि पहला एक अपना जो थीसिस है वो कंप्लीट करा लिया। हमारी एक स्टूडेंट ने इसके ऊपर अपना PhD कर लिया है, और इसका जो टॉपिक भी है वो है इवैल्यूएशन, एडिटिंग एंड कंपाइलेशन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पंजाब। ये एक मैन्युस्क्रिप्ट था जो कि हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद था, जो हमने उनसे परचेज किया। भारत पंजाब यूनिवर्सिटी का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उसकी लाइब्रेरी ने हमें इसमें सपोर्ट किया। और उसके बाद जब हमने इस पर काम करना शुरू किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है
कि जनरली दो हिस्ट्रीज बड़ी बूटे शाह की हिस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि बड़ी ऑथेंटिक है, Right. कन्हैया लाल की के ऊपर बात होता है, लेकिन जब हमने इसको पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको बताऊं कि इतनी चीजें इसमें नई थी। इवन मतलब कुछ नाम ही ऐसे थे जो इसमें, इसको पढ़ के हमें अंदाजा हुआ कि जब कॉपी हो रहा था ना, एक से दूसरा शख्स लिखना शुरू करता है, इसको कॉपी कहते हैं, तो एक हिस्ट्री को वो लेता था और दूसरा शख्स भी सेम ही लिख देता था। मसलन जैसे एक मैं नाम आपको बताना चाहूंगी कि जब हम मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तो बार बार एक नाम आ रहा था लूनी अख्तर का। अच्छा, अब हमने उसको जब देखा तो हमने कहा कि ये टाइम पीरियड ऐसा, इसमें ये मुसलमान नहीं हो सकता, जंग हो रही है और ब्रिटिश एक शख्स का जिक्र हो रहा है, तो वो तो नहीं मुस्लिम हो सकता ना, नाम तो लूनी अख्तर बिल्कुल मुस्लिम है। जब हमने उसको डिटेल में पढ़ा तो फिर हमें अंदाजा हुआ कि उसका नाम लोई ऑर्चर्ड था। तो ये मतलब हिस्ट्री के वो जिसको आप कहते हैं ना, पन्ने खोलने वाली बात थी। फिर इसी तरह जब हम डिफरेंट उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह इसमें स्पेशली जो फीमेल है उनकी जो ज्वेलरी है उसका जिक्र हो रहा है, और वो बड़ी नई नई चीजें हैं जो मैं भी उससे पहले नहीं जानती थी कि ये इस नाम की कोई ज्वेलरी हो सकती है। या उन ड्रेसेस का जिक्र हो रहा है कि अगर रंजीत सिंह कहीं जाते हैं, वो एरिया फतह हो जाता है, तो वो जो उन्हें प्रेजेंट हो रही है उनमें किस किस्म के ड्रेसेस हैं, उनका मटेरियल क्या है, और फिर वो किस किस एरिया में जाके उस एरिया को अपने लिए वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं जो कि जनरली जिसके ऊपर बात ही नहीं हुई आज तक, और आप किसी भी टाइम पीरियड को समझ ही नहीं सकते अगर आप उस दौर की फीमेल के बारे में नहीं जानते, बिल्कुल, अगर आप उनकी कल्चर को नहीं जानते। अच्छा, और इसमें मजे की बात ये है जो मुझे अट्रैक्टिव लगती है, वो ये है कि जो फीमेल कैरेक्टर है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और ये नहीं है कि अगर एक सिख खातून है तो वो, जैसे जनरली हमारे एरिया के बारे में कहा जाता है कि औरतों के पास कुछ पावर नहीं थी, तो ऐसा नहीं है। वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी वो अपनी जो पॉलिटिक्स है वो उसमें इन है, जी इन है, और अपना रोल प्ले कर रही है। मैं तो मेरा हमेशा ये रहा है पॉइंट ऑफ व्यू कि देखिए पंजाब की जो फीमेल है ना वो कभी भी बैकवर्ड नहीं थी, ठीक है। हम आज के दौर में एक बात करते हैं कि जी आज की जो खातून है वो बड़ी स्ट्रांग हो गई है, उसको बड़े राइट्स हैं, एम्पावर्ड है, बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। इस एरिया की खातून हमेशा से एम्पावर्ड थी। अगर वो फील्ड में जाके काम करती थी तो वो बराबर की हकदार होती थी हर चीज में। ऐसा नहीं होता था कि वो फील्ड में जाके काम कर रही है तो उसके बाद वो घर आके सिर्फ मार खा रही है, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन वो फील्ड में होती थी, वो अपने मेल के साथ काम करती थी और अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे इम्प्लीमेंट करवाती थी। तो मुझे तो ऐसा इस हिस्ट्री पर काम करके, इस टाइम पीरियड की हिस्ट्री पर काम करके जो एक अच्छा मैसेज मुझे मिला है, जो अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू मुझे मिला, वो यही था कि हमारी फीमेल कितनी स्ट्रांग है और हमारी हिस्ट्री कितनी स्ट्रांग है। वाह जी, और ये सब कुछ अगर हम तारीख के अंदर नहीं जाएंगे तो कहाँ से पता लगेगा। और ये बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन जी आप जो कर रहे हैं उसके लिए आपका शुक्रिया। आखिर में जो दुनिया भर में ये प्रोग्राम देख रहे हैं, खासतौर के ऊपर सिख कम्युनिटी जो देख रही है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो कैसे, क्योंकि ये विरासत को जोड़ने के लिए, संभालने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत होती है, सो हाउ कैन दे आल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट? देखिए जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम बेस बना सकते हैं। हमने वो एक ऐसी बेस बना दी है कि जिसमें इस टाइम पीरियड की जो हिस्ट्री है उसको हम ओपन करने जा रहे हैं। लेकिन जाहिर है, जैसे आपने कहा कि हमें बहुत सारी सपोर्ट चाहिए अपने लोगों की, जो आए, स्टेप फॉरवर्ड करें, हमारे स्टूडेंट्स को सपोर्ट दें, हमें स्कॉलरशिप्स दें। और ये अभी देखिए, हम इसको बेसिक पर्शियन से मॉडर्न पर्शियन में लेकर आए। अब नेक्स्ट स्टेप पर इनको हमें ट्रांसलेट करने की जरूरत होगी इंग्लिश में, उर्दू में, और जाहिर आपको पता है कि ट्रांसलेटर के लिए हमें स्पेशली उसको पर पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, तो हमें ऐसे ट्रांसलेटर्स चाहिए होंगे जिनको हम पेमेंट्स कर सकें।
और फिर हमारा स्टूडेंट जो है उसके लिए वो जरूरी है कि वो सिर्फ ये पढ़े ही ना, वो जाके उन एरियाज को ओरिजिनली एक्सप्लोर कर सके Absolutely. और उसके लिए जरूरी है कि जाहिर है उसके पास एक किस्म की फंडिंग हो। जैसे कि पहले बहुत सारे हमारे कुछ दोस्तों ने हमें की जी लेकिन अभी वो बहुत ही माइनर सी है और हमारे पास बहुत सारे पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं। तो अगर हमारे स्पेशली सिख भाई ये चाहते हैं कि हम इस टाइम पीरियड की हिस्ट्री को प्रमोट करें तो उन्हें हमें आना पड़ेगा फ्रंट पे और हमारे स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ेगा। मॉरली तो हम करवा रहे हैं लेकिन आगे वो फाइनेंशियली करेंगे तो ये बहुत अच्छा काम होगा जो हमेशा रह जाएगा। जी बहुत खूब जी, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन एंड मुझे पूरा यकीन है कि दुनिया भर में जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं लोग डेफिनेटली ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ